नगर के प्रिंस सेठी ने आईआईटी जैम परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर न केवल श्री गंगानगर का मान बढ़ाया बल्कि प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। अभी जो आप इंट्रो देख के आ रहे हो आईआईटी जैम टॉपर 2021 आईआईटी जैम केमिस्ट्री टॉपर AIR1 प्रिंस सेठी के हैं। ये वाले वीडियो दो पार्ट के अंदर डल रही होगी। इस वाले वीडियो के अंदर आप बहुत वैल्यू हम शेयर किए, उसको देखना, इंप्लीमेंट करना, सेकेंड वाले पार्ट को भी देखना। लिटरली एक ऐसी वीडियो जो आपके आईआईटी जैम जर्नी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने वाली है। नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हो, बस फॉलो करने की देरी। इस वीडियो को टिल देखना, मिस नहीं करना, क्योंकि ये वाली एक ऐसी वीडियो लिटरली ट्रांसफॉर्म करके रखने वाली बहुत वैल्यू है। इफ आई एम सेइंग इन दिस इन इंट्रो, बहुत वैल्यू रखती है। एंड वन मोर थिंग कि हम आईआईटी जैम 2022-2023 के लिए मेंटरशिप रन कर रहे हैं। नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगी, फॉर्म फिल करो, हमसे बात करो, टॉपर आपको गाइड कर रहे हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर। आप इस वीडियो को टिल इन देखो, मिलता है आपसे वीडियो के एंड में। टिल देन इस वीडियो को देख करके आप इंप्लीमेंट करना। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। पहली बार मैंने इंटरव्यू करा है AIR1 का, लेकिन वो BHU जियो फिजिक्स की टॉपर थी। पहली बार आईआईटी जैम की कैटेगरी में AIR1 2021 आईआईटी जैम केमिस्ट्री 2021 की टॉपर प्रिंस सेठी। यस, आप सही सुन रहे हो, प्रिंस सेठी के साथ में हम लाइव है YouTube के ऊपर। हम बहुत सारी बातें कर रहे होंगे उनसे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस जी। फिर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस वीडियो के बारे में। प्रिंस भाई बहुत बहुत स्वागत है एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। हेलो अक्षय भैया, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच। यस 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 प्रिंस, आपने एक बहुत अच्छा मार्क्स सेट करा हुआ है, 83+ मार्क्स। और जो देखा जाए सेकंड रैंकर के बीच में एक मार्क्स की भी गैप गई, अच्छे खासे मार्क्स की गैप गई है। मैं बताता हूँ इस वीडियो में हम बात क्या कर रहे होंगे। इस वीडियो का पर्पज मेरा ये है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपने फॉलो कर रखी है, और जो स्टूडेंट हमें अभी देख रहे हैं, आपकी एक ब्लूप्रिंट उनको मिले जिसको फॉलो करके एक बढ़िया फोड़ सकते हैं, अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। मैं कई सारे फैक्टर पे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, किस तरीके से फिजिकल को, कई बच्चों से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होती है, कई बच्चों की ऑर्गेनिक वीक होती है, किस तरीके से इनऑर्गेनिक को पढ़ा जाएगा, कितना टाइम डिवोट करा जाएगा, और क्या अपना एक मोटो होना चाहिए, क्या माइंड में हमेशा क्लिक करते रहना चाहिए, जो हमेशा ड्रिवन रखे, ड्राइव करके रखे, कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहे। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, पेपर किस तरीके से लगाना चाहिए, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए, कई सारे फैक्टर के ऊपर बात करने वाला इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूं तो प्रिंस, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ, सो दैट समझ पाए कि कैसा बैकग्राउंड है टॉपर का। सर 11th-12th में मैंने साइंस ऑफ की थी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी 11th-12th में। तो फिर मैंने सोचा कि ना एडवांस के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने फिजिक्स में भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, पर मेरे को वो लग ही नहीं रहा था कि मैं ना फिजिक्स में उतना अच्छा हूँ कि मैं ना एडवांस क्रैक कर दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ना केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी मेरी केमिस्ट्री भी। तो फिर मैंने सोचा कि ना बैचलर्स करते हैं केमिस्ट्री में, BSc ऑनर्स DU से, और फिर आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देंगे, फिर वो फोड़ेंगे और आईआईटी में एंटर करेंगे। तो ये बैकग्राउंड है मेरा। मतलब आपकी जो आपकी कोर थी, जिसपे पकड़ थी, देखो एक लर्निंग है आपके लिए। कई बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं, उनमें से आप एक भी एस्पिरेंट बनते हैं, मुझे आईआईटी जाना है। फिर आपको चीजें दिखी यार कि मेरे लिए ना क्या बढ़िया है, मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। आपने कोर स्टूडेंट को पकड़ा, कोर को रिलेट कर दिया एक आसान तरीके से। आईआईटी जेईई के कंपैरिजन में आईआईटी जैम इजी एग्जाम है आईआईटी जेईई के केस में। क्यों? क्योंकि आईआईटी जेईई को 12th वाला बच्चा दे रहा था और उसको 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और तीनों को ही बैलेंस करनी है। और इस केस में आपको एक सब्जेक्ट पढ़नी है। तो पूरी जो आपकी कोर स्ट्रेंथ थी उसको इससे जोड़ दिया आपने। यस सर, तब बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन तीनों सब्जेक्ट में। पीसीएम में अगर आपको एडवांस क्रैक करना और आपको एक अच्छी आईआईटी चाहिए तो बैलेंस बहुत जरूरी है मेंटेन करना। पर वही जैसे ट्राइपॉड की अगर एक भी लात सही ना हो तो फिर बैलेंस कायम नहीं हो सकता। तो वैसे ही फिजिक्स मेरी वो वाली लात थी। और ट्राइपॉड का आपने एग्जांपल इसलिए क्योंकि हम दोनों भी ट्राइपॉड पे भी कनेक्टेड है। आपका भी फोन ट्राइपॉड पे है, मेरा भी फोन ट्राइपॉड पे है। यस सर। यस यस। अच्छा,
किस तरीके से ना आईआईटी जैम को पढ़ने के लिए किस तरीके से बिगनिंग करना चाहिए। इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा ये पर्पज है, कई सारे बच्चे मेरे से ये कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, कई सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं अपनी प्रिपरेशन, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं चाहे किसी और सब्जेक्ट की कर रहे हैं। मैं स्पेशली बात केमिस्ट्री कर रहा हूं बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री से, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, बिगिनिंग कैसे लेनी चाहिए आईआईटी जैम के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, कि आपको क्या क्या पढ़ना है हर एक चीज़ में। तो इसके लिए सर मैं वैसे तो प्रेफर करूँगा कि कोचिंग ही आपको ज्वाइन ना करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, क्योंकि उनको पूरी प्रायर नॉलेज होती है कि कौन से टॉपिक में से कि कितनी डीप तक आईआईटी जैम पूछता है। तो कोचिंग से तो सर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। और फिर सिलेबस के बाद आपको आपका वीक पॉइंट चेक करना होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक वीक पॉइंट। अगर आप बीएससी में हो तो अब तक आपको पता चल ही जाता होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है सब्जेक्ट तीनों में से। तो मैं प्रेफर करूँगा कि कोचिंग भी ज्वाइन करने से पहले अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो आईआईटी जैम के, तो आपको जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो आपको खुद से पढ़ के जाना चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो आपका पहले से तैयार था ही खुद से। अब जो कोचिंग में चल रहा है तो उस टाइम आपकी ना रिवीजन होगी उसकी, तो 3 में से आपने 1/3 जंग पहले से जीत ली आईआईटी जैम की खुद से ही, तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है उससे कि जो पढ़ा रहे हैं अकेडमी वाले मैंने वो पहले से किया हुआ है, मेरी रिवीजन हो रही है स्ट्रॉन्ग पॉइंट की। तो अब आपके पास बचे 2 चीज़ें, एक आपका वीक पॉइंट और एक जो मीडियोकर है। अगर आपको आईआईटी जैम क्रैक करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कम से कम 2 बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सब्जेक्ट, या तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ये एवरेज बच्चों के होते हैं स्ट्रॉन्ग। जो जिन बच्चों के तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो फिर टॉप 100 में होते ही हैं। और आपका जो वीक पॉइंट है, जब आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे रखना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग तो आपने पहले से ना तैयार हो गया आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब आपके बचा वीक पॉइंट, तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम देना अपने वीक पॉइंट पे। और जो लास्ट में 3rd बचा वो तो फिर साथ साथ में होता ही रहेगा। हम्म। अच्छा प्रिंस, एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना, आप कोई एकेडमी ज्वाइन करने से पहले, कोई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, मैं किसी भी कोचिंग को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी कोचिंग को रिकमेंड करता हूँ। जैसे प्रिंस ने बोला कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से ना आपकी जो जर्नी होती है बहुत आसान बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है आपको पढ़ाना कितना, आपको पढ़ना कितना है। इसके मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ, समबडी जिसने ऑलरेडी फोड़ रखी है, जैसे प्रिंस हो गया या फिर कोई और जो टॉपर है, यदि उनसे आपको गाइडेंस मिलती है ना कि पढ़ना कितना है, कहाँ से पढ़ना, एक जो स्ट्रेटेजी वाली चीज होती है। इसीलिए मैं पहले भी वीडियो की शुरुआत में बोला कि हम आपको स्ट्रेटेजी देने की कोशिश कर रहे होंगे और देंगे भी स्ट्रेटेजी। मैं रिकॉर्ड भी वीडियो इसी तरीके से करता हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी मिल रही हो। तो यदि आपको गाइडेंस मिल रही है और आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जा रहे हैं और स्टैंडर्ड बुक है उनके थ्रू आप फॉलो कर रहे हो, तो आप बेटर रैंक ला सकते हो। आप इस बात से कितना एग्री करते हो प्रिंस कि यदि आपको एक गाइडेंस के अंदर, यदि कोचिंग कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है तो गाइडेंस के अंदर यदि पढ़ रहा हो, प्रॉपर गाइडेंस जिसने ऑलरेडी फोड़ रखी है आईआईटी जैम 2021 या फिर 2022 के अंदर, 2020 के अंदर जिसने फोड़ रखी है उसके गाइडेंस के अंदर पढ़ रहा है, तो कितना ईजी होगा उसके लिए एक अच्छा रैंक लेके आना। और स्टैंडर्ड बुक के साथ में कोई मटेरियल कैसे भी अवेलेबल हो रही है उसके साथ में पढ़ रहा है, तो आप कितना रिलेट करते हैं इस बात से? तो कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कि हम ना पेड कोचिंग ज्वाइन करें। यूट्यूब पे भी सर बहुत ज़्यादा है मटेरियल, तो वो भी एक तरह से कोचिंग ही है। अब सारे इतनी मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, टीचर जो है जो फ्री में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी एक तरह से कोचिंग ही है। तो उसके साथ साथ अगर स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक होती हैं वो तो सर पढ़नी होती हैं। अगर आप पेड कोचिंग जा रहे हो तो भी सर पढ़नी तो होती हैं वो भी, क्योंकि उससे क्या आपके ना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो आप रीड करते हो, कोई बच्चा ऑर्गेनिक में अच्छा है, ठीक है, तो जो कोचिंग वाले होते हैं, जो पेड कोचिंग होगी कोई भी, ठीक है, तो वो थोड़ी ना समरी सी पढ़ाते हैं। अगर आपको जैम में अच्छा रैंक लेके आना है तो बहुत जरूरी है कि आप उसमें ना डीप डाइव करो टॉपिक में, अगर आपके पास टाइम है तो टाइम वाली बाउंडेशन भी बहुत जरूरी होती है ध्यान में रखनी। बाकी स्टैंडर्ड बुक अच्छा पढ़ने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हाँ हाँ बोलिए करते आप। रहने से
जरूरत नहीं है सर फिर ज्यादा कोचिंग की भी, पर गाइडेंस तो होनी चाहिए आपके पास, गाइडेंस तो होनी चाहिए। हम्म। अभी जैसा ना कि अभी टाइम इनके पास में जो बच रखा है, कुछ 8 महीने से ज्यादा का टाइम बच रखा है, क्या ये सफिशियंट टाइम है जैम में अच्छा रैंक लाने के लिए? और आपने अपनी प्रिपरेशन फुल डेडिकेशन वाली कब से स्टार्ट करी थी? इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पज मेरा ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो समझ पाए कि हाँ इतना टाइम सफिशियंट है या फिर नहीं, हम करेंगे तो कितने समय तक सिलेबस को कवर कर ले रहे होंगे, फिर रिवीजन पे कब फोकस कर रहे होंगे, या साथ साथ में हमें रिवाइज करते रहना होगा। आप क्या उनको बताना चाहोगे? टाइम सफिशियंट है, रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, और कितने समय में हम सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर रहे होंगे? यदि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मान लो कि मैं ही जैम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, अभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी इस वीडियो को देखने के बाद, मे बी मैं इसको जून में देख रहा हूँ, मे बी मैं इसको जुलाई में देख रहा हूँ, या फिर अभी मई में ही देख ले रहा हूँ। सर वो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो सर मुश्किल है थोड़ा सा टॉप 100 में आना तो। पर आपको आईआईटी तो मिल सकती है, आईआईटी तो मिल सकती है, पर टॉप 100 में आके जो टॉप की 3 आईआईटीज होती हैं वो क्रैक करनी मुश्किल है सर 8 मंथ, क्योंकि सर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सारे बच्चे सर जब कोचिंग जाते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा ही होता है मटेरियल पढ़ने के लिए, गाइडेंस भी होती है उनके पास, और कोचिंग भी सर 1 साल पहले शुरू हो जाती है। तो अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है उसके पास। मतलब कोई अभी शुरू कर रहा है तो उसको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि तब मतलब आप ज्यादा एफर्ट बहुत दे ज़्यादा रहे हो तो एफर्ट। नहीं कर सकते हो। एफर्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप में जाने वाले ना एक एक नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टफ भी क्वेश्चन होते हैं, उनको टेकन केयर करना ना रियली एफर्ट लग रही होती है। सर बिल्कुल से। सर जो अच्छा आप ये, हाँ हाँ। सर जो क्वेश्चन सारों से हो जाते हैं सर, वो जो रैंक होते हैं ना वो होते हैं 150 से लेके 300 के बीच में। उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी ना नेगेटिव मार्किंग कितनी कम है, जितनी कम आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी आपका 150 से लेके 300 के बीच उतना अच्छा रैंक होगा। अगर आपने एवरेज क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं और अभी से अगर आप स्टार्ट करो तो आप ना कर सकते हो, सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे एवरेज क्वेश्चन। पर टॉप 100 में आने के लिए आपको ना 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि बाकी ना कर पाए। तो उसके लिए सर आपकी ना नॉलेज कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और वो भी यस सर यस यस। जब तक आप डीप डाइव नहीं करते आपका टाइम नहीं होगा सर। मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज टाइम ही है, पैसा सर वैल्यूएबल चीज नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज टाइम होती है। डेफिनेटली। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम है, या कोई बंदा जितना ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करता है या यूटिलाइज अच्छे तरीके से करता है, तो सबसे ज्यादा सक्सेस उसके पास रहेगी। और सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा डेफिनेटली। नहीं होता, सक्सेस के भी अलग अलग आई एग्री आई एग्री। डायमेंशंस होते हैं, पर सक्सेस उसके पास ही ना ज्यादा होएगी। तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो 150 रैंक के आसपास ही आप पहुंच सकते हैं अगर आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, जैसा अभी प्रिंस ने बोल रहा है ना कि सबसे वैल्यूएबल चीज है ना जो टाइम है। कई बार को बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग आपको बोले होंगे, और जैसा कि अभी बता रहे हैं कि अपना जो सक्सेस है ना उसका भी मीनिंग अलग अलग होता है, हर किसी के लिए कई बार को वैरी कर रही होती है। लाइक ना आप ना अपने टाइम मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढ सकते हो, या फिर जितना टाइम है आपके पास ना टाइम मैनेज करने के तरीके खोजो कि मैं किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहा होऊंगा। मैंने इसके ऊपर एक सेशन ली थी और अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की सेशन मैं ली थी, इतनी वैल्यू मैंने शेयर करा था। अभी मैं एक मेंटरशिप रन कर रहा हूँ, उस मेंटरशिप में मैं गाइड कर रहा हूँ उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं बीएचयू डीएसयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगेन हम मेंटरशिप लेके आने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करने वाले हैं। मेंटरशिप के अंदर मैं तो गाइड करता ही करता हूँ, मेरे अलावा जो गाइड करने वाले लोग हैं, मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए तो उनकी जो कोर नॉलेज होती है मैं वो शेयर कर रहा होता हूँ। उसके अलावा जो टॉपर हैं, चाहे वो 2022 के टॉपर, 20 के टॉपर है, 21 के टॉपर है, मैं उनको लगाया हूँ आपको गाइड करने के लिए। जैसे अंशुमान जी आईआईटी कानपुर से, संकेत कुटियार है आईआईटी बॉम्बे से, अभी AR47 अब की बार के जो टॉपर है वो आपको गाइड कर रहे होंगे, AR60 आपको गाइड कर रहे होंगे। तो कई सारे टॉपर को मैंने इंक्लूड करा वहां पे जो आपको गाइड कर रहे होंगे। वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, आपका टाइम सेव कर रहे हैं। कई सारे बच्चे उसमें से कोचिंग नहीं लिए, एक दो बच्चों ने कोचिंग ले रखी है,
आपका टाइम सेव कर रहा है, आपको बता रहे हैं आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने डीप में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है तो आपको गाइड कर रहे हैं। और सेम चीज हम IIT जैम की कैटेगरी में करने वाले हैं। प्रिंस यदि मैं आपसे बोलूँ कि कुछ कभी टाइम निकाल करके आपको थोड़ी गाइडेंस देनी है बच्चों को, इंटरनल जो हम IIT जैम वाले बच्चों को गाइड कर रहे होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी वीक में एक बार आधी एक घंटे का टाइम निकाल करके आप उनको गाइड कर सकते हो? इट इज पॉसिबल? तो पॉसिबल तो है, पर मेन जो मेरे सामने चैलेंज है सर वो ये है कि मैं अपना केमिस्ट्री से ना डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि अब मैंने ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है, तो मैं अपनी ना ट्रांजिशन कर रहा हूँ फील्ड का। आई एम चेंजिंग माई फील्ड। बताओ, कोडिंग वाले फेज के अंदर हो अभी? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं पूछने वाला था कि आप फ्यूचर किस तरीके से प्लान कर रहे हो। देखो, ये मैं एंड में पूछता हूँ, अभी मैं पूछ ले रहा हूँ। और देखो ना, मैं इस क्वेश्चन को पूछ करके आपको एक प्रोस्पेक्टिव देने वाला हूँ कि किस किस एंगल से आप सेम चीज को देख सकते हो, सेम चीज को सोच सकते हो, क्या क्या एंगल ले सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो कंटिन्यू उसी में कर रहे हो। यू कैन थिंक अबाउट मी। मैंने खुद ने केमिस्ट्री से बेसिक करी है, BHU से। अभी मैं केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मेंटरशिप जो रन कर रहा हूँ, मुझे केमिस्ट्री मुझे देखनी पड़ती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं तो फिजिक्स की भी मेंटरशिप रन कर रहा हूँ, इवन मैथ की भी रन कर रहा हूँ। मैथ के टॉपर के साथ में मैथ की, फिजिक्स के टॉपर के साथ में फिजिक्स की, केमिस्ट्री के टॉपर के साथ में केमिस्ट्री की। मैं फिजिक्स में मैथ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टिल रन कर रहे हैं। तो आपको ना अपना फील्ड अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करने का आप किस तरीके से कर रहे होगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या, आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग करे हो। थोड़ा सा आइडिया, एक ओवरव्यू शेयर करो कि किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, क्या पर्पज है प्लान करने का, आप वो भी बताओ। सर अभी जो मैंने प्लान किया है सर, उसके हिसाब से मैं अभी ना प्रोग्रामिंग में कर रहा हूँ कंटिन्यू पूरा, जब तक मेरी ना क्लासेस चालू नहीं होती है MSc की। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे थोड़ा ना कम ध्यान दूंगा और अपनी ना प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस रखूंगा सर, क्योंकि सर जो टीचिंग है वो मेरे को सूट नहीं करती। मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ ना ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, और हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरे को सर नई नई पीपल से ना कनेक्ट करना अच्छा लगता है, नई नई चैलेंज रोज फेस करना अच्छा लगता है। तो सर मेन पर्पस ही यही है कि ना जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर आपकी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सर मेरे में है, क्योंकि मैंने सर 3 साल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करी हैं, भले वो ना केमिस्ट्री की हो, पर आपका माइंड उस तरह से ट्रेन हो जाता है कि आपको ना उठना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और सो जाना है। तो वही सर, जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें थोड़ी ना जनरल टाइप की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है, पर जो बेसिक है ना कि आपका माइंड कितना शार्प है उसको सॉल्व करने के लिए सर, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो कोई भी जो है पर्सन वो इसमें ना फील्ड ट्रांजिट कर तो सकता है, पर सर फिर उसको पूरा फोकस उसमें रखना पड़ता है, पूरा नहीं तो मैक्सिमम उसमें रखना पड़ता है अगर उसको उसमें इस फील्ड में एक्सेल करना है उसे सर। क्योंकि इसके अंदर भी सर कंपटीशन तो बहुत है, काफी ज्यादा कंपटीशन है, और अपना बैकग्राउंड जो है वो भी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करके कहीं पे अच्छी पोजीशन में पहुंचने के लिए सर हार्डवर्क तो बहुत है इसमें। तो पर सर ऐसा भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपका सही में इंटरेस्ट है तो आपका इनफ टाइम है कि आप अच्छा इसमें ना सीख सकते हो स्टार्ट करके डेफिनेटली। BSc के बाद। एक्चुअली में क्या है ना, आप जो बोल रहे हो ना कि ये पॉसिबल एक्चुअली में कर सकते हैं, बिल्कुल से पॉसिबल है। अब जैसे मैं कई बार को अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा चुका हूँ, अभी थोड़े इंस्टाग्राम पे भी मेरे स्टेटस जारी है। आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे भी 2-4 पोस्ट डालने शुरू किए, अभी लिंक दी जाएगी, चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं, क्या फॉलो करूंगी इंस्टाग्राम पे। तो एक्चुअली फॉलो में क्या कर रहा चीज है हूँ ना, मैं। मैं इतने अरे हाँ हाँ, मैंने देखा है प्रिंस, आप फॉलो कर रहे हो। मैं और जो व्यूवर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज, मैं ये चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि जो चीजें आप कर रहे होते हो, लाइक कि एक चीज से डिस्कनेक्ट होकर अगले चीज में जब आप जा रहे होते हो, मैं देखो मैं बहुत सारे नए काम कर रहा हूँ जिनके बारे में, जैसे आप बोल रहे हो कि प्रिंस मैं अभी प्रोग्रामिंग वाली चीजें सीख रहा हूँ, आपको कोडिंग भी करने आनी चाहिए, आप कोडिंग भी सीख रहे होगे, कई सारे लैंग्वेज आप सीख रहे होगे, C, पाइथन, जावा, ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं, प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है जिनको सीखनी पड़ती है। अभी मैं टेक का बंदा नहीं हूँ, मैं वेबसाइट क्रिएट मैं खुद से करता हूँ, वीडियो एडिटिंग मैं खुद से करता हूँ, जो वेबसाइट की पूरी कंटेंट राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग, वो कॉपी राइटिंग मैं खुद करता हूँ। मैं कॉपी राइटिंग भी सीख रहा हूँ, अभी फेसबुक ऐड में साथ में सीख रहा हूँ, मतलब कई सारी नई नई चीजें आई हैव नेवर डन बिफोर आई एम यस सर, डूइंग। इट्स वेरी तो कई अप्रिशिएबल, सारे ऐसे इट्स नए वेरी काम, अप्रिशिएबल। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
मैं लर्निंग आपको ये देना चाह रहा हूँ ना कि आपको ना थोड़ा सा माइंडसेट में शिफ्ट लाना पड़ता है। जो आपका माइंडसेट है उसमें शिफ्ट ला करके उसके अकॉर्डिंग आप जब काम कर रहे हो तो तब आप अचीव यस कर सर। पाते हो चीजें। अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, अब आपका माइंडसेट है कि मुझे कॉर्पोरेट वाले लाइफ में जानी है और आपको पता है क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप पहले प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज सीखनी है आप वो सीख रहे हो, जो भी कोडिंग के लिए रिक्वायरमेंट चीजें वो सीख रहे हो। ऐसा नहीं, आसान नहीं कि शिफ्ट करके इजीली कर जाओगे, इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट लगती है जो आप अभी से दे रहे हो। रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर श्योर। अभी थोड़ी हम नॉन केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे। अभी जैसे अपने 3 मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और यस इनऑर्गेनिक में। अपन शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आपकी ऑर्गेनिक कैसी रही है, और किसी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, वो ऑर्गेनिक को करना चाहता है, तो उसको किस माइंडसेट के साथ में और कैसे शुरुआत करनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आईआईटी जैम में? वो किस तरीके से शुरुआत करो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? आप बुक भी रिकमेंड कर सकते हैं और क्वेश्चन अप्रोच भी रिकमेंड कर सकते हैं, एंड किस चैप्टर से मे भी स्टार्ट करना चाहिए और कैसे चैप्टर पिक करना चाहिए, वो चीजें आप बिल्कुल बताइए। सर, ऑर्गेनिक सर मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मैंने जैसा मैं बिल्कुल। स्टार्टिंग में गया था तो मैंने सेल्फ स्टडी ना ऑर्गेनिक से स्टार्ट की थी। मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। हालांकि मेरी ऑर्गेनिक पहले से अच्छी थी, पर मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था वापस से। क्योंकि सर मैं एकदम जो मेरा बेस है ना ऑर्गेनिक का, वो मैं एकदम कॉन्क्रीट बेस ना रखना चाहता था। इसलिए मैंने बिल्कुल वापस जीरो से स्टार्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैंने स्टार्ट की थी, स्टार्ट की थी ब्रूस रीड करनी। तो पॉल हाँ, वाइज। पोला ब्रूस सर बहुत अच्छी बुक है बिगिनर्स के लिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक्स जो होती हैं मैं वो खुद भी ब्रूस पढ़ा हूँ उनमें उसको। से एक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक। ब्रूस के बाद सर वो भी एकदम बिगिनर लेवल से लेके मैं कहूँगा कि 25% टू 30% ऑर्गेनिक आपको आ जाती है ब्रूस पढ़ने से। हम्म। और फिर ब्रूस के बाद अगले लेवल की बुक है सोलोमन, सोलोमन फ्राई। सोलोमन भी 11-12 की बुक है, वो भी बेसिक से स्टार्ट करती है, पर उसमें थोड़ी एडवांस रिएक्शन है। एडवांस नहीं कहूंगा मैं, उसमें थोड़ी इंटरमीडिएट सी रिएक्शन है। ब्रूस में काफी बेसिक रिएक्शंस हैं। वो आपको कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे से ना इंटरेक्ट करते हैं वो सिखाती है। और सोलोमन थोड़ी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ब्रूस थोड़ी कंसेप्ट ओरिएंटेड है और सोलोमन प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और सोलोमन पढ़ने के बाद मैंने फिर स्टार्ट की थी, मैंने एमएस चौहान स्टार्ट की थी। मैंने क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट किए थे फिर साथ साथ में, जो जेई वाली बुक होती है एमएस चौहान। फिर एमएस चौहान करते करते मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहे थे एमएस चौहान के। 2 बुक्स मैंने रीड की थी, अच्छा। ब्रूस और सोलोमन, फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। फिर तो भी हो रहे थे। फिर मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं हो रहे, या तो मेरे को वो लेना कंसेप्ट नहीं आते थे, ठीक है, या फिर जो मैंने अब तक पढ़ा है वो उसमें कुछ था, मतलब मेरे ना वीक थे कंसेप्ट, या तो मेरे कंसेप्ट वीक थे या मेरे को ना कंसेप्ट मैंने वो पढ़े नहीं थे। तो फिर मैंने तीसरी बुक एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की जिसकी बहुत ज्यादा ही हाइप है, क्लेडन। तो सोलोमन पढ़ने के बाद मैंने क्लेडन स्टार्ट की थी, जब मेरे से एमएस चौहान के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। मैंने किसी की बात सुन के नहीं क्लेडन स्टार्ट की थी कि ना क्लेडन से क्वेश्चन आते हैं जैम में, मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट की थी। मैंने स्टार्ट की थी ताकि मेरे से एमएस चौहान के क्वेश्चन हो। और क्लेडन पढ़ने के बाद मेरे को काफी सारे कंसेप्ट ऐसे मैंने सीखे जिससे एमएस चौहान के क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए हुए थे। एमएस चौहान में डायरेक्ट क्वेश्चन थे क्लेडन के। तो फिर मेरे को तब समझ आया कि ना कंसेप्ट मेरे वीक नहीं थे, कंसेप्ट मैंने पढ़े ही नहीं थे। तो ये भी स्टूडेंट को ना बहुत ज्यादा हो जाती है, खुद पे डाउट हो जाता है कि ना मैं पढ़ रहा हूँ पर मेरे वीक है कंसेप्ट, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। जबकि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कंसेप्ट वाले पढ़े ही नहीं है जिससे वो क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो फिर मैंने क्लेडन स्टार्ट की थी पढ़नी। तो क्लेडन पढ़ते पढ़ते और एमएस चौहान के क्वेश्चन करते करते फिर 4 मंथ्स हो गए थे। फिर मैंने बुक स्टार्ट की थी, नेम रिएक्शंस की स्टार्ट की थी फिर मैंने बुक, क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुके थे तब तक। फिर मैंने स्टार्ट की थी, इंडियन ऑथर की बुक थी कोई, अब उतना मेरे को याद नहीं है कि नेम एग्जैक्ट क्या था, पर इंडियन ऑथर्स की बुक थी। वो जेई के लिए भी बुक रिकमेंड करते हैं क्या लोग उसको? नहीं, जेई के लिए नहीं है वो। मतलब वो वाली बुक
अच्छा। जेई की जो ऑर्गेनिक है ना और जो जैम की ऑर्गेनिक है वो काफी डिफरेंट है। जेई की ऑर्गेनिक थोड़ी रेक्टिफिकेशन वाली है, वो हाँ टोटली जैसे अपन सीखते थे कि जो नेम रिएक्शन है टार्ड रिएक्शन, तो उसको अपन रट्टा मार लेते थे, अपन को उसका मैकेनिज्म नहीं पता था। तो जेई की जो हाँ। ऑर्गेनिक है वो मैकेनिज्म ड्रिवन नहीं है उतनी, वो इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट ड्रिवन है। आपको इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट अगर एग्जैक्ट पता होंगे तो ही आपका आंसर सही होएगा जेई में। पर जैम में ऐसा नहीं है, जैम में आपकी जो है मैकेनिज्म बेस्ड है। अगर आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो आपसे वो क्वेश्चन होंगे। तो वो जैम के लिए मैं ना करूंगा, रेफर करूंगा उसको मैं। जैम के लिए अच्छी बुक है वो, इंडियन ऑथर की है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। आप देख के बता देना, मैं यस इनको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको मैं डाल दूंगा। यस सर, मैं आपको पूरी लिस्ट ना बता दूंगा बुक्स की जो जो मैंने पढ़ी थी। वो पढ़ने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी पीटर साइक्स। पीटर साइक्स काफी हाई लेवल की बुक है, वो नेटगेट के लिए अच्छी है, जैम के लिए मैं उसको रेफर नहीं करना चाहूंगा। वो पढ़ के मेरा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ था, पर मेरे पास टाइम काफी इनफ था। तो अगर कोई देखिए आपने बच्चे पढ़ी। नेटगेट वाले ये वाला देख रहे हैं तो उनको पीटर साइक्स रेफर करनी चाहिए जरूर, काफी अच्छी बुक है पीटर साइक्स की। तो सर उसके बाद फिर मेरे डीयू के एग्जाम आ गए थे, तो फिर मैंने ऑर्गेनिक बंद कर दी। एनएमआर और जो क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक है वो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि वो मेरे पास उसका मटेरियल नहीं था और मैंने कोचिंग ज्वाइन करनी, तो मैं सोचा था वो कोचिंग में भी मैं पढ़ लूंगा बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है जरूरत, उसमें रट्टाफिकेशन की थी वापस से, तो वो मैंने छोड़ दी। अच्छा, मतलब ये वाली जो चीजें थी आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले पढ़ रखे यस थे। सर। तो हम्म। कोचिंग में तो ये वाली भी बात आप जान लो भाई, कोचिंग मैंने ज्वाइन करी तो कि मतलब जो टॉपर लोग यस होते सर। हैं। यस सर, कंटिन्यू हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो मैं जैसे मैंने कहा, तो मेरे लिए ना रिवीजन ही चल रही थी पूरी ऑर्गेनिक। हम्म। अभी देखो मैं क्या क्या लर्निंग यहाँ पे आपके लिए है। जैसे पॉल वाई ब्रूइस से आप स्टार्ट किए थे प्रिंस, मैंने पॉल वाई ब्रूइस मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मैंने पूरी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, पॉल वाई ब्रूइस के मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर करके मैंने पढ़े हैं। इतना प्यार प्यार यस से सर। लिखा है उस राइटर ने, इतना शिद्दत के साथ में, मतलब जो आप बोले थे यस एक्सप्लेनेशन सर। वाली चीज है, मतलब कोई एक नॉर्मल बच्चा अपने से भी पढ़ेगा ना तो भी उसको यस समझ सर। आएगी, उस तरीके से लिखा हुआ है यस वो। सर, वही मेरा लगा, वो ना और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, जो ऐसे लग रहा है कि हम्म। ऑथर खुद आपसे बात कर रहे हैं, खुद आपको ना समझा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस वो सर। चीज़ है उसके अंदर। और फिर जब आप शिफ्ट करते हैं, हम लोग जैसे बीएचयू में, मैं बीएचयू में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग दो बुक मैक्सिमम रेफर करते हैं। एक पहले ब्रूइस पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम सीधा क्लैडन पे जंप करते हैं। जब भी मैंने क्लैडन पढ़ी ना, उसके अंदर जब बता रहा ना कि वो वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ही नहीं थे, एक्चुअली में मुझे खुद वो चीज़ फील हुई कि यार ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने कभी देखे ही नहीं। यस सर। तो ये भी होता है, कई सारे बच्चे मेरे से कई बार को बोले हैं कि भाई मैं कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन में लगाता हूँ, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो प्रिंस आप एक बढ़िया लर्निंग यहाँ पे दिए हो कि कई बार को ऐसा होता है कि आपको लगता है आपने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपसे मिसिंग होती है जो एक अलग बुक आपको सिखा सकती है। एक बहुत अच्छी लर्निंग आपने दे रखी है। यस सर। एक एक चीज, अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी जैसे हमने ऑर्गेनिक की बात करी, अब फिजिकल के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? जैसे देखो फिजिकल में ना प्रिंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या कहते हैं बच्चे मेरे से कि भैया फिजिकल में ना कई बार तो मैं फॉर्मूले तो याद कर लेता हूँ, या फिर कई बार तो थ्योरी वगैरह जो होती है मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उसका जो फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है, या फार्मूले को, हर एक चैप्टर के फार्मूले को देखने का नजरिया, मतलब किस तरीके से फार्मूले को हम देख रहे होंगे, क्योंकि कई बार को हम फार्मूले लिखे हुए देख लेंगे तो एज हम समझ आ जाएंगे, मतलब फार्मूलों को हमें किस तरीके से मेमोराइज करनी है और क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेनी है सो दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सर ऑर्गेनिक अभी हमें ना खत्म नहीं करनी चाहिए, और थोड़ी और बात ना होनी चाहिए ऑर्गेनिक पे भी। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डेफिनेटली बाद में वापस से बात करेंगे। अब आपने फिजिकल स्टार्ट करी है, तो फिजिकल मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। जैम के लिए अगर कोई कहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं यही कहूंगा कि फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपकी फिजिकल वीक है तो मैं कहूंगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ना सिर्फ उसी पे ध्यान दो।
यस इसका और सर, करके। क्योंकि मैं आपको ना रीजन बताता हूँ। जैसे अब जैम 21 था, इसमें जो ऑर्गेनिक का पोर्शन था, ये इन्होंने ना नेट गेट वाला डाला था, फैल्कन मॉडल था हम्म। उसमें। ठीक है, तो जैम के बच्चे ना बिल्कुल नहीं पढ़ते ये फैल्कन मॉडल। तो जिसको ज्यादा ये ना थी क्यूरियोसिटी, तो उसने शायद ना पढ़ा होगा, पर ये ना सिलेबस में नहीं था फैल्कन मॉडल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना हो, तो नहीं होंगे आपसे जैम के, चाहे आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो। मतलब जैम के अकॉर्डिंग आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितना मर्जी आप ना डीप डाइव कर लो, पर अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपसे ना हो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, तो आपसे नहीं होंगे। जैसे 2020 में बहुत आसान आए थे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, पेपर बहुत हार्ड था, पर ऑर्गेनिक बहुत इजी थी। तो एग्जामिनर चाहता था कि आप ऑर्गेनिक में स्कोर करो। 2021 में एग्जामिनर चाहता था कि आप ऑर्गेनिक में मत स्कोर करो। मैं बिल्कुल फ्रैंकली यस। बात करूंगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट ही यही था। उसने चैलेंज पोस्ट किया था ऑर्गेनिक में ही। तो मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, कम से कम मैंने 6-7 बुक्स पढ़ी थी ऑर्गेनिक की, कोचिंग से पहले ही। कोचिंग से पहले मैंने पढ़ी थी 6 मंथ में। और फिर भी मेरे से ना क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उसके, क्योंकि वो क्लेडन में से भी ना, मतलब पूरी एग्जैक्ट रिएक्शन उठा के डाली हुई थी और उसका कोई रीजन नहीं था। क्लेडन में आपने भी क्लेडन रीड करी होगी, कुछ रिएक्शन उसमें ऐसी जिनका कोई ना कंसेप्ट नहीं है, वो रट्टिफिकेशन वाली है। क्लेडन में भी खुद जो है ऑथर, वो भी उसकी एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए। तो वैसी रिएक्शन उन्होंने 21 में डाली थी। तो मेरे को कोई अफसोस भी नहीं था उसका, क्योंकि मैंने ना ऑर्गेनिक जो प्रिपेयर की थी वो ना कंसेप्चुअल की थी। तो अब मैं आऊंगा फिजिकल के ऊपर। फिजिकल का पेपर ही बहुत ज्यादा हार्ड था, पर फिजिकल में ना एग्जामिनर आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूले वही हैं। ऑर्गेनिक के तो कंसेप्ट जो है वो एंडलेस है, पर फिजिकल के जो फॉर्मूले है ना, वो लिमिटेड है। सारे फॉर्मूले वही यूज हुए थे जो इस बार ये एग्जाम में आए थे। सारे फॉर्मूले बच्चों ने पढ़े हुए थे, पर फिर भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुए फिजिकल के। तो रीजन ये था कि बच्चों की प्रैक्टिस कम थी, उन्होंने फिजिकल को थोड़ा लाइटली लिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे फिजिकल जितनी मर्जी हार्ड आ जाए, कोई नया फॉर्मूला तो इन्वेंट करके नहीं आया लेके एग्जामिनर। फॉर्मूले सारे वही हैं, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वही सारों ने पढ़े हैं। डिफरेंस फिजिकल में ये चीज ना क्रिएट करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होंगी ज्यादा प्रैक्टिस करने से। हम्म। तो मैं थोड़ा लिंक करूंगा। मैं प्रोग्रामिंग में भी इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं। जो गैप आया है AIR 1 और 2 में, वो फिजिकल के कारण ही आया है। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को ना ट्राई ना एक बारी ना करनी चाहिए प्रोग्रामिंग भी। तो इसलिए मैं जा रहा था। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये आई कहाँ से है स्किल्स प्रॉब्लम सोल्व करने की? ये प्रैक्टिस से आती हैं, ब्रूटल प्रैक्टिस। अभी जैसे कोई कई बार को पूछते हैं ना किस तरीके से प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड यस सर। प्रैक्टिस इज द की। डेफिनेटली। क्योंकि ना ये जो क्वेश्चन करने वाले, जैसे ना कई बार को होता ये है कि आके एग्जाम हॉल के बाहर ये बोल रहे होते, सर मैंने प्लस की जगह माइनस भर के आ गया। ये वाली चीज जो आपसे सॉल्व हो रही होगी ना, ये प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व होगी। छोटा सा मिस्टेक आपका एक नंबर तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में माइनस भी कराएगा यदि पहले वाले सेक्शन का यस क्वेश्चन सर। हुआ तो ये वाली चीज ना प्रैक्टिस से सॉल्व हो रही होगी। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम से पहले, डू दैट। यदि आप कहते हो मेरे से नहीं हो सकती, टॉपर पर्सन बोल रहे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, ऑर्गेनिक उनकी आपकी बहुत स्ट्रांग है, स्टिल आपने फिजिकल में बहुत यस प्रैक्टिस सर। करी है, वो करनी पड़ती है। यस सर, मैंने सर अपने फ्रेंड्स को यही कहा था कि ना आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक छोड़ो, आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है ना वो फिजिकल पे करनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर चाहे जितना मर्जी हार्ड क्वेश्चन दे दे, चाहे एडवांस लेवल का दे दे। एक क्वेश्चन था भी इस बार एडवांस लेवल का, उसमें 2 चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया था, केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड था वो।
केमिकल पोटेंशियल और एक और वेन टॉप इक्वेशन से था, उन दोनों को मिक्स करके ना बनाया था। अच्छा। तो वैसे क्वेश्चन ना मैंने एन अवस्थी में किए थे। दो चैप्टर एन अवस्थी का जो लेवल 2 है ना, वो पूरा एडवांस को एडवांस से है वो, मतलब वो एडवांस के लिए करता है आपको प्रिपेयर। तो एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, मल्टीपल कंसेप्ट जो होते हैं ना वो मिक्स होके एक ही क्वेश्चन में आपको ना प्रेजेंट करते हैं वो। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी ना, मल्टीपल कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना, तो वो एन अवस्थी से ही आई थी। अब कोई ऐसे सोचे कि ना एन अवस्थी का जो लेवल 2 है उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे से हो नहीं रहे, तो मेरे से भी नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम में। धीरे धीरे आपका जो माइंड है ना वो ट्रेन होता जाता है प्रॉब्लम सोल्व ना करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एग्जैक्टली जो ये वाली चीज है ना, आप अभी बोल रहे हो ना कि एक बार में मेरे से भी सॉल्व नहीं होते, ऐसा होता है कई बार तो मेरे भी साथ में होता है कि मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ ना, एक बार वो नहीं हो पाती है, लेकिन कभी थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो गया या किसी से बात कर लिए, वो कई बार कुछ जाने अनजाने में भी होता है कि लाइक कुछ हम और कर रहे हैं लेकिन उस टॉपिक पे थोड़ी सी बात हम कर ले रहे होते हैं, तो अगेन वाली चीज सॉल्व हो जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि सपोज हम किसी प्रॉब्लम में फंस के प्रॉब्लम से नहीं सॉल्व हुआ, कभी भी उससे रिलेटेड कोई चीज मिलेगी ना, माइंड तुरंत उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है कि हम किसी जगह पे अटके हुए हैं, चलो पूरी तरीके से भूल भी गए, वो अप्रोक्सीमेटली डिलीट होने को है, लेकिन कभी उससे रिलेटेड कोई बात आएगी तुरंत माइंड उस पर अट्रैक्ट करेगा और वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपकी डेवलप हो रही थी, जिस तरीके से प्रिंस आप बता रहे, पहली बार मेरे से नहीं बना था, सेकेंड टाइम में कई बार को बने थे, तो ये होता है। क्वेश्चन अब थोड़ी सी बात क्वेश्चन कर ना होना हाँ इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट हमेशा ये होता है कि आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया उसको सोल्व करने का। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप थोड़ा हिंट देखो, थोड़ा सा हिंट देखो आप पीछे सॉल्यूशन से, फिर आप खुद ट्राई करो। नहीं हो रहा तो आप है ना पूरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। वो देखने के बाद अब आपको लूजर जैसा फील नहीं करना। सबसे मेन चीज ये है कि आपको लूजर जैसा फील नहीं करना। आप 1 महीने बाद उसको वापस से देखो खुद सोल्व करने की, अगर आपसे वो फिर से सोल्व हो रहा है तो इसका मतलब वो वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब वैसा ही अगर वापस से क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा फिर। पर ट्राई करनी बहुत जरूरी है, ट्राई करनी बहुत जरूरी है। मैं इसको वापस से ना एक जिम वाली एनालॉजी से ना रिलेट ना करना चाहूंगा। जिम में जो मसल्स अपने ट्रेन होते हैं वो कैसे ट्रेन होते हैं, अपन वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, जो मसल के टिश्यूज होते हैं ना वो फट जाते हैं, ठीक है, फिर वो मसल्स वापस से बिल्ड होते हैं और बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं। फिर जो अपना रिकवरी पीरियड होता है ना वेट लिफ्टिंग के बीच में, उस रिकवरी पीरियड के बीच में अपने मसल्स वापस से रीबिल्ड होते हैं और बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं। तो वैसे ही जो माइंड के टिश्यूज होते हैं ना वो क्वेश्चन सोल्व करने से फट जाते हैं। मतलब वैसे तो नहीं फटते, मैं रिलेट कर रहा हूँ, एनालॉजी बता रहा हूँ मैं। तो जब वापिस से वो क्वेश्चन आता है ना तो आपका माइंड पहले से तैयार होता है उसको सोल्व करने के लिए, उसको टैकल ना करने के लिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने लिया है, क्योंकि ना हमारी ब्रेन भी इस तरीके से ट्रेन हो रही थी। मैंने एक वीडियो के अंदर भी एक छोटी सी चीज ये बोली थी, एक जिम क्विक नाम के पर्सन है, माइंड वैली के ट्रेनर है, वो ब्रेन के ट्रेनर है, मतलब ब्रेन को ट्रेन करने वाली चीजें सिखा रहे होते हैं। लाइक किस तरीके से हम ब्रेन को ट्रेन कर रहे होंगे चीजें सीखने के लिए, चीजें अडॉप्ट करने के लिए, न्यू न्यू चीजें सीखने के लिए, बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए, वो ये चीजें ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे आपने इतना मस्त वाला एग्जाम्पल आपने लिया कि लाइक जिस तरीके से हम मसल गेन कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम के अंदर, उसी तरीके से हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही होती है जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हो ना हो अलग बात है सर। मेरे कहने का मेन मतलब ये था कि अगर हम किसको वेट लिफ्टिंग करते हुए देखते हैं तो अपने मसल बिल्ड नहीं होते। हाँ, उसके लिए अपन खुद को करना पड़ता है। कोई किसी ने बिना अगर ट्राई किए, खुद से ट्राई किए, सॉल्यूशन देखा तो उसका ब्रेन ट्रेन नहीं होएगा। खुद ट्राई अपन को करना पड़ता है तो ही ब्रेन ट्रेन होएगा, जैसे अपने मसल ट्रेन होते हैं। मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू। आपको मैं कांग्रेचुलेट कर रहा हूं इस बात के लिए क्योंकि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। मोर देन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीच में क्विट किए चले गए हैं। आप सोच रहे हो टॉपर को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उनकी एक वीडियो नहीं देख पा रहे हो, एक स्ट्रेटजी नहीं देख पा रहे हो, देन हाउ यू कैन बी थिंक टू बी द नेक्स्ट टॉपर।
आप उनसे अलग हो, आप आखिरी तक देखो, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपर। आई एम सेइंग राइट अवे राइट नाउ, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। अब आपको 2 एक्शन लेने की देरी है। 2 एक्शन क्या लेने हैं? अभी आपको नीचे गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी IIT JAM 2022-2023 के मेंटरशिप की, आप उस वाले फॉर्म को फिल करो। हम गाइड कर रहे होंगे, टॉपर आपको गाइड कर रहे होंगे, पूरी स्टडी दे रहे होंगे जिससे आप टॉपर बन रहेगा। और दूसरी चीज, आपको सेकेंड पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, कहीं स्क्रीन पे आ जाएगी, आप उसको देखो। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। फोड़ने वाले हो, मचाने वाले हो, 90% लोगों से ऑलरेडी आगे आ चुके हो। तो मिलते हैं एक किसी वीडियो में जहां पे मैं आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा होऊंगा। आपका क्या गोल है? आप क्या अचीव करना चाहते हो? कौन सी रैंक लाना चाहते हो? कमेंट करो नीचे। जब आप कमेंट कर रहे हो तो आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये प्रूवन फैक्ट है, 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। कमेंट डाउन एंड एक्शन लो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर।